नमस्कार। आज हम सब मिलकर गणित के एक सफर पर निकलने वाले हैं। ये सफर खास तौर पर उन सभी भावी शिक्षकों के लिए है जो मैथ्स को बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर उसे पढ़ाने की एडवांस स्ट्रैटेजीज तक हर चीज को अच्छे से समझना चाहते हैं। तो चलिए मैथ्स के इस डर या रहस्य को मिलकर सुलझाते हैं। तो हमारा ये सफर कैसा दिखेगा? देखिए, इससे हमने 5 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारी असल जिंदगी में मैथ्स कहाँ है। फिर हम एग्जाम के सवालों को क्रैक करने का कोड समझेंगे। उसके बाद एक मास्टर टीचर बनने के लिए क्या क्या टूल किट चाहिए वो जानेंगे। फिर कुछ बहुत ज़रूरी टॉपिक्स पर नज़र डालेंगे और हाँ, आखिर में हम अपनी नॉलेज को टेस्ट भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले भाग से, असल जिंदगी में गणित। यहाँ हमारा मकसद सिर्फ एक है, मैथ्स के डर को भगाना और एक सॉलिड, एक मजबूत नींव तैयार करना। अच्छा, एक सवाल है। क्या आपको भी लगता है कि मैथ्स को मतलब सिर्फ मुश्किल फॉर्मूले और लंबी चौड़ी कैलकुलेशंस ही हैं? देखिए, ज्यादातर लोग ऐसा ही सोचते हैं, पर सच बताऊं, असलियत इससे कहीं ज्यादा आसान और मजेदार है। जरा सोचिए, आप दोस्तों के साथ पिज्जा पार्टी कर रहे हैं। जब आप पिज्जा के बराबर बराबर स्लाइस करते हैं ताकि सबको हिस्सा मिले, तो पता है आप क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? आप फ्रैक्शंस यानी भिन्न का इस्तेमाल कर रहे हैं। हर एक स्लाइस उस पूरे पिज्जा का ही तो एक हिस्सा है। या फिर ये सोचिए, जब आप दुकान पर कुछ खरीदने जाते हैं, पैसे देते हैं और बचे हुए पैसे वापस लेते हैं, उस वक्त अनजाने में ही सही आप नंबर सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जोड़ना, घटाना, पूरा हिसाब किताब रखना, ये सब मैथ्स ही तो है। और 1 मिनट के लिए जरा अपने आसपास नजर दौड़ाइए। जो बिल्डिंग्स हैं, घर हैं, उनके कोने, उनकी दीवारें, उनका डिजाइन, ये सब कुछ ज्योमेट्री यानी ज्यामिति के सिद्धांतों पर ही तो बना है। तो देखा, मैथ्स तो पहले से ही हमारी जिंदगी का एक जरूरी हिस्सा है। चलिए, फाउंडेशन तो बन गया, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे हिस्से की तरफ, एग्जाम के कोड को क्रैक करना। देखिए, यहां हम सिर्फ फॉर्मूले रटने की बात नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि उन फॉर्मूलों के पीछे का क्यों क्या है, वो काम कैसे करते हैं। कभी सोचा है कि एक ट्राइंगल का एरिया हमेशा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ही क्यों होता है? इसकी वजह ना बहुत सिंपल है। आप कोई भी ट्राइंगल ले लीजिए, वो असल में उसी बेस और हाइट वाले एक रेक्टेंगल का ठीक आधा होता है ना कमाल की बात? और वो a+b होल स्क्वायर का फॉर्मूला, उसे रटने की क्या जरूरत है? चलिए उसे विजुअली देखते हैं। मान लीजिए एक बड़ा स्क्वायर है जिसकी साइड a+b है। उसका एरिया क्या होगा? यही तो होगा। और ये बड़ा स्क्वायर, जैसा कि आप देख ही सकते हैं, दो छोटे स्क्वायर यानी a स्क्वायर और b स्क्वायर और दो रेक्टेंगल ab और ab से मिलकर बना है। देखिए, ज्योमेट्री ने इसे कितना आसान बना दिया। अच्छा, अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 3 तरह के सवाल ऐसे हैं जिन पर आपको जरूर ध्यान देना चाहिए। पहला, HCF और LCM वाले सवाल, जैसे वो घंटियों वाले सवाल होते हैं ना कि वो एक साथ कब बजेंगी, वैसे। दूसरा, ज्योमेट्री में शेप्स की प्रॉपर्टीज को पहचानने वाले सवाल। और तीसरा, मेंसुरेशन में किसी शेप के अंदर या बाहर बने रास्ते का एरिया निकालने वाले सवाल। इन तीनों को मास्टर कर लिया तो बहुत हेल्प होगी। तो अब हम पहुंच चुके हैं अपने सबसे एडवांस्ड हिस्से पर, द मास्टर टीचर्स टूलकिट। अब हमारा फोकस सिर्फ सवाल सॉल्व करने पर नहीं, बल्कि ये सीखने पर होगा कि उन सवालों को सिखाया कैसे जाए। देखिए, पढ़ाने में सोचने के 2 मेन तरीके होते हैं। एक है इंडक्टिव रीजनिंग यानी आगमन तर्क। इसमें हम पहले उदाहरण देते हैं और फिर रूल तक पहुंचते हैं। कोई भी नया कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए ये बेस्ट है। और दूसरा है डिडक्टिव रीजनिंग यानी निगमन तर्क। इसमें हम पहले रूल बताते हैं और फिर उसके उदाहरण देते हैं। ये प्रैक्टिस के लिए सबसे बढ़िया तरीका है। अब बात करते हैं वैन हील्स थ्योरी की। ये हमें बताता है कि बच्चे ज्योमेट्री सीखते कैसे हैं, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले लेवल 0 पर बच्चे शेप्स को सिर्फ देखकर पहचानते हैं कि अरे ये तो दरवाजे जैसा दिखता है। फिर लेवल 1 पर वो उनकी प्रॉपर्टीज समझने लगते हैं। लेवल 2 पर आते आते वो प्रॉपर्टीज के बीच का रिश्ता समझ जाते हैं। और इसके आगे के लेवल्स में वो प्रूफ और लॉजिक देना सीखते हैं। एक टीचर के लिए इन लेवल्स को समझना बहुत बहुत जरूरी है। आइए अब एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक देखते हैं जो बच्चे करते हैं। एक बच्चे को 750 लिखने को कहा और उसने लिख दिया 70050। सोचिए ऐसा क्यों हुआ होगा? इसकी सीधी सी वजह है प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय मान की समझ में कमी। बच्चे ने जैसा सुना वैसा ही लिख दिया, पहले 700 फिर 50। इसे ठीक करने का सबसे अच्छा तरीका है फिजिकल टूल्स का इस्तेमाल, जैसे एक प्लेस वैल्यू चार्ट या एक एबेकस।
जब बच्चा खुद उस पर नंबर बनाएगा तो वो देखेगा कि 50 तो 700 के अंदर ही टेंस और यूनिट्स की जगह पर आता है। एक और बहुत कॉमन कंफ्यूजन, एक बच्चे को लगता है कि 0.5 को 0.5 से मल्टीप्लाई करने पर 0.25 आ ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसका जवाब है कि अरे मल्टीप्लाई करने पर तो नंबर बड़ा होना चाहिए, ये तो छोटा हो गया। इसकी क्या वजह हो सकती है? वजह यह है कि बच्चे का अब तक का एक्सपीरियंस सिर्फ होल नंबर्स के साथ रहा है, जहां मल्टीप्लाई करने पर जवाब हमेशा बड़ा ही आता है। वो ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ पा रहा कि किसी फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करने का मतलब होता है एक हिस्से का भी हिस्सा निकालना। इसे समझाने के लिए एक 10 बाई 10 का ग्रिड इस्तेमाल कीजिए। उस पर दिखाइए कि आधे का आधा कितना होता है। जब वो विजुअली देखेगा तो उसे समझ आ जाएगा कि जवाब छोटा क्यों आया। और एक आखिरी लेकिन बहुत जरूरी मिस्टेक, एक 5 मीटर गुणा 4 मीटर के रेक्टेंगल का एरिया निकालने को कहा तो बच्चे ने सारी साइड्स को जोड़कर 18 मीटर जवाब दे दिया। अब ये क्यों हुआ? साफ है, बच्चे ने पेरीमीटर और एरिया के बीच के कॉन्सेप्ट को समझे बिना सिर्फ फॉर्मूले रट लिए हैं। इसका सबसे अच्छा इलाज है एक एनालॉजी। उसे समझाइए कि खेत के चारों ओर लगी बाड़ फेंस पेरीमीटर है और खेत के अंदर की घास एरिया है। फिर उसे ग्रिड पेपर पर स्क्वायर्स गिनने को दीजिए। इससे वो फिजिकली समझ पाएगा कि चारों ओर की लंबाई और अंदर की जगह में क्या फर्क है। चलिए, अब हम अपने चौथे हिस्से पर आ गए हैं। इसे आप अपनी फाइनल रिवीजन चेकलिस्ट समझ सकते हैं। ये वो टॉपिक्स हैं जो एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हैं। अगर हम कंटेंट की बात करें तो एचसीएफ और एलसीएम के वर्ड प्रॉब्लम्स, फ्रैक्शन वाले ऑपरेशंस, क्वाड्रिलैटरल्स की प्रॉपर्टीज, रास्तों का एरिया निकालना और मीन, मीडियन, मोड, ये बहुत ज़रूरी हैं। और पेडागोजी यानी पढ़ाने के तरीके में वैन हील थ्योरी, एनसीएफ 2005 के प्रिंसिपल्स और स्टूडेंट की गलतियों का एनालिसिस, इन पर पकड़ बनाना बहुत ज़रूरी है। तो अब आता है हमारा फाइनल पार्ट। चलिए, जो कुछ हमने सीखा है उसे कुछ सवालों के जरिए टेस्ट करते हैं। तैयार हैं? पहला सवाल पेडागोजी से। एक टीचर रेक्टेंगल का एरिया सिखाने के लिए पहले बच्चों से ग्रिड पेपर पे स्क्वायर्स काउंट करवाता है। ये कौन सा मेथड है? सोचिए, ये है इंडक्टिव मेथड यानी आगमन विधि। क्यों? क्योंकि यहां हम उदाहरण से नियम की तरफ जा रहे हैं। और अब एक सवाल कंटेंट से, इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी एक रोम्बस यानी समचतुर्भुज की नहीं है? और सही जवाब है सी, कि उसके डायगोनल्स बराबर होते हैं। ये सवाल हमें याद दिलाता है कि एक बेहतरीन टीचर सिर्फ फॉर्मूला नहीं सिखाता, वो उनके पीछे की पूरी दुनिया को समझाता है। मैथ्स के डर को समझ में बदलना, बस यही तो असली मास्टरी है। इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।